हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कम्प्लीटली मोशन या स्ट्रेट लाइन के सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूलाज, सारे ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। डू एक्सपेक्ट 1 to 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दीज स्लाइड्स एंड इन क्वेश्चंस और इन ग्राफ्स को, इन फॉर्मूलाज को ध्यान से देख लीजिएगा। यू कैन एक्सपेक्ट 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम इट। सो लेट्स स्टार्ट। यू कैन वॉच दिस वीडियो एट 1.5x। स्पीड बढ़ाने के लिए आप इसको 1.5x पे देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले अगर हम बेसिक से देखें डियर स्टूडेंट्स, दैट इज हमारे पास जो मोशंस होते हैं, तीन तरीके के मोशंस होते हैं जनरली। या तो मोशन वन डायमेंशनल हो सकता है, टू डायमेंशनल हो सकता है, थ्री डायमेंशनल मोशन होगा। अगर किसी भी मोशन में टाइम के साथ जो पोजिशन कोऑर्डिनेट है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजिशन चेंज विद टाइम, और एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो जाए टाइम के साथ, उस मोशन को हम सिंपली वन डायमेंशनल मोशन कहें। जैसे एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इधर इधर इधर, at all these points on the coordinate, one coordinate, that's the x coordinate of the position is changing, इस केस, इस मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। अब अगर लेट्स से the motion is going like this way, इस केस में आप देखोगे यहाँ पे x की वैल्यू अलग, y की वैल्यू अलग, यहाँ पे x की वैल्यू अलग, y की वैल्यू अलग। तो आप ये देख रहे हो टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन आर चेंजिंग विद टाइम। तो जिस मोशन में टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन आर चेंजिंग विद टाइम, दैट मोशन वी कॉल एज टू डायमेंशनल मोशन। और ध्यान रख लीजिएगा, ये टू डायमेंशनल मोशन हमेशा एक प्लेन में होता है। जैसे एक्स वाई को हम एक प्लेन कहेंगे, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्सिस, सो वी विल कॉल दिस एज एक्स वाई प्लेन। और इस केस में आप ध्यान रख लीजिएगा, जब वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, और यही कार जब एक सर्कुलर रोड पे जा रही है, तो उस केस में इट हैज टू डायमेंशनल मोशन। और थ्री डायमेंशनल मोशन होता है जब भी कोई बॉडी एग्जीक्यूट करे मोशन और इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स पोजीशन के टाइम के साथ चेंज हो जाए, उसको हम थ्री डायमेंशनल मोशन कहेंगे। मोशन इन स्पेस एक थ्री डायमेंशनल मोशन है। आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं बटरफ्लाई, काइट फ्लाइंग, दीज आर द थ्री डायमेंशनल मोशन। नाउ मूविंग अहेड, हमें पता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को हम अच्छे से जानते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी, यूनिट्स क्या है, एसआई यूनिट्स क्या है, वी नो दैट। कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कंपैरिजन करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो ध्यान रख लीजिएगा, हमेशा याद रख लीजिएगा, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। दैट इज इक्वल, दे कैन बी इक्वल एंड greater than, let's say in this case the body goes from A to B, इस केस में distance is equal to the displacement। ध्यान रख लीजिएगा, if the body is moving, मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, दैट डज नॉट मेक द सेंस। बट मूविंग बॉडी के लिए डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, बिकॉज दैट मेक सेंस इफ द बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। या बॉडी जब अगर इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाए, बॉडी हैज एग्जीक्यूटेड सम मोशन, but the distance that has not, we can say at that particular instant it does not have any displacement. So इस केस में मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस कैन बी जीरो, whereas डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, डिस्टेंस कभी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए जीरो नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। अब अगर हम मोशन कभी भी दो पॉइंट्स के बीच की बात करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी दैट विल बी वन वैल्यू, हमेशा इट विल बी सिंगल वैल्यू। व्हाइल एज अगर आप जो डिस्टेंस की बात करेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्चुअल पाथ। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इस पाथ पे डिपेंड करेगी डिस्टेंस। अगर यही ऐसे हो गया तो दैट विल बी हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द एक्चुअल पाथ, और इसके मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं। अब हमारे लिए जरूरी पॉइंट ये है, डिस्टेंस जो है ना, टाइम के साथ कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, बट डिस्प्लेसमेंट हो जाता है डिक्रीज विद टाइम। वी हैव डन दिस न्यूमेरिकल्स, वी हैव डन दीस एग्जांपल्स इन क्लास एज वेल। नाउ एक एवरेज स्पीड है, वो जो हमें पता है, इसके बहुत सारे केसेस होते हैं जब दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी, या दो कोलाइडिंग वाला केस हमने डिस्कस किया हुआ है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इन टोटल टाइम। लेकिन ध्यान रख लीजिएगा, अगर इस केस में, एवरेज स्पीड के केस में, स्पीड जो है ना कॉन्टिन्यूसली टाइम के साथ चेंज हो जाए, उस केस में जो एवरेज स्पीड होगी ना, दैट इज कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला, दैट्स द इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी, टाइम चेंज हो रहा है, ओवर इंटीग्रल ऑफ dt। ध्यान रख लीजिएगा। और एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन होता है, दैट वी नो। नाउ इस केस में आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे, तो ध्यान रख लीजिएगा, वी विल गेट ए काइंड ऑफ दिस ग्राफ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एक पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, उस केस में एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। किस केस में एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल हो जाती है? ध्यान रख लेना कि जब भी कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। अच्छा, अब कंपैरिजन आ जाए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बीच में।
वी नो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब एवरेज स्पीड जो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल देन एवरेज वेलोसिटी। नाउ मूविंग अहेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जो पॉसिबल वेज है वेलोसिटी के चेंज होने के ना, तीन तरीके हैं। या तो सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, या तो सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, या तो दोनों चेंज हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है जब हम लीनियर मोशन की बात करते हैं, लीनियर मोशन में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, हम कहते हैं एक्सेलरेशन जीरो है। बट वही अगर हमारे पास सर्कुलर मोशन है और दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट डज नॉट मीन एक्सेलरेशन इज जीरो, दैट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, जो हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास में एग्जाम्पल के तौर पे। क्योंकि हमें पता है टेंजेंट ड्रॉ करने पे हमें हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसकी डिफरेंट डायरेक्शन मिलेगी। जब डिफरेंट डायरेक्शन मिलेगी दैट मींस इट इज एक्सेलरेटेड। तो जब सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, ध्यान रख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस केस में वेलोसिटी हमेशा, एक्सेलरेशन जो हमेशा दैट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यहाँ पे तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, जैसे ग्रेविटी के केस में कोई बॉडी फॉल कर रही है नीचे, ठीक है, अब या ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है बॉडी, ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। चाहे इसमें एक्सेलरेशन जो होगी ना, दैट कैन बी पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी, ध्यान रख लीजिएगा, जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी। बट अगर डायरेक्शन भी चेंज हो जाए और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में, प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड भी वेलोसिटी का चेंज हो जाता है, उस केस में क्या होगा कि एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन का इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी और दूसरा कंपोनेंट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, दूसरा कंपोनेंट इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द वेलोसिटी। ये चीज ध्यान रख लीजिएगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। उसके बाद जो हमारे लिए जो पॉइंट जरूरी है दैट इज कि एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया न्यूमेरिकल्स के तौर पे। जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ की बात आएगी, पोजीशन टाइम ग्राफ पे अगर आपको वेलोसिटी निकालने, सिंपल फाइंड द स्लोप, तभी मैंने लिखा v इज इक्वल टू द tan ऑफ थीटा। बस ध्यान रख लीजिए, अगर tan जीरो है तो वेलोसिटी कितना होगा, वी विल बी गोइंग टू डिस्कस दैट। ये पोजीशन है, ये टाइम है। अगर आपको किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालनी है, जस्ट कैलकुलेट द स्लोप, और स्लोप आपको पता है दैट इज इक्वल टू, अगर ये y है, ये x है, y और x tan ऑफ थीटा, यही होता है। अब इसके कुछ केसेस है, वेरी सिंपल केसेस। अगर कोई बॉडी ऐसी जा रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका थीटा कितना है, जीरो। आपको पता है जो हमें वेलोसिटी निकालनी है सारे ग्राफ्स में, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, और वेलोसिटी किसके बराबर होता है, tan थीटा। इस केस में आप देखोगे थीटा इज जीरो, ठीक है, जब थीटा जीरो इसका मतलब वेलोसिटी जीरो, तो पार्टिकल इज एट रेस्ट। इस केस में देख लीजिए थीटा 90 है, जब थीटा 90 है tan 90 इन्फिनिटी होता है, इसका मतलब वेलोसिटी इन्फिनिट है, और दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो ये की वाला केस प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मोर ओवर आप इसमें ये देख लीजिए, टाइम कांस्टेंट है, टाइम रुका हुआ, पोजीशन चेंज हो रही है, विच इज आल्सो नॉट पॉसिबल। तो हम तभी कहते हैं दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, जैसे हम कहते हैं टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। अब एक केस है, अगर बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म मोशन, तो आप इसमें देखोगे थीटा जो है ना, यहाँ 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 थीटा इज कांस्टेंट। जब थीटा ही कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो हमारी एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाती है, ध्यान रख लीजिएगा। अब अगर आप ग्राफ नंबर 4 को देखें, देखिए ग्राफ नंबर 4 में क्या, पोजीशन टाइम ग्राफ, इसमें आप देख रहे हो कि थीटा जो है ना, इट्स इंक्रीजिंग। जब थीटा इंक्रीजिंग है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का केस है, ध्यान रख लीजिएगा। अब अगर हम केस नंबर 5 को देखेंगे, केस नंबर 5 में आप देख लोगे थीटा जो है ना, दैट इज डिक्रीजिंग। जब थीटा हमारा डिक्रीज हो रहा है पोजीशन टाइम ग्राफ में, इसका मतलब क्या है हमारा, इसका मतलब हमारा सिंपली एक्सेलरेशन, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन का है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, बट थीटा इज ग्रेटर देन 90, क्योंकि यहाँ पे 90 होता है, इसका मतलब v भी कांस्टेंट है, क्योंकि थीटा कांस्टेंट, v इज द फंक्शन ऑफ थीटा, ध्यान रख लीजिए। बट यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है या फाइनल वेलोसिटी वी टेक इट एज नेगेटिव। अब यहाँ पे केस देख लीजिए, यहाँ पे तो इंक्रीज हो रहा है, फिर स्ट्रेट, फिर दूसरी स्ट्रेट लाइन, फिर एक और स्ट्रेट लाइन। इसमें डिफरेंट लाइन सेगमेंट जो है ना, इसका मतलब डिफरेंट वेलोसिटी है, यहाँ पे डिफरेंट वेलोसिटी है, तो यहाँ पे डिफरेंट वेलोसिटी एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये पोजीशन यहाँ पे देख लीजिए डिफरेंट टाइम है। ये वाला ग्राफ पूछा गया था। अगर हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ आ जाए, आप इस टाइम पे देख लीजिए, एक तो इस बॉडी की पोजीशन ये है, एक बॉडी की पोजीशन ये है, दैट मीन्स एट वन टाइम हम ये डिपिक्ट कर रहे हैं कि the body has two positions at one time, which is practically not possible। ये वाला ग्राफ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेट्स मूव अहेड। अब
अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये तो पोजीशन टाइम ग्राफ है, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम डिस्टेंस को निकालते हैं। डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ दिस ग्राफ, एरिया ऑफ दिस ग्राफ, एरिया ऑफ दिस ग्राफ, ऐड कीजिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको एक्सेलरेशन निकालना है, कैलकुलेट tan थीटा, सिंपल। अब थीटा चेंज होगा, एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगी। जैसे इसका स्लोप निकाल लीजिए, एक्सेलरेशन आपको सिंपली tan ऑफ थीटा निकल जाएगा। कैलकुलेट, दिस इज द वेलोसिटी v, दिस इज द टाइम t, कैलकुलेट, यू विल गेट द आंसर। नाउ इसमें कुछ केसेस है, जैसे एक केस ले लेंगे, ये ध्यान रख लीजिएगा, एक्सेलरेशन इज tan ऑफ थीटा। अगर थीटा जीरो है, ए भी जीरो हो जाएगा, तो ए कब जीरो होगा, एक्सेलरेशन कब जीरो होगा? जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट। अगर थीटा 90 है, इस केस में एक्सेलरेशन इन्फिनिटी है, दैट मींस v इज इंक्रीजिंग। आप देख रहे हो एट पर्टिकुलर टाइम v इज इंक्रीजिंग, विच इज प्रैक्टिकली आप देख सकते हो कि एक एक इन्फिनिट है, प्रैक्टिकली ये भी पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। केस दिया होगा एग्जाम में, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई। इस केस में आप देख रहे हो थीटा इज कांस्टेंट, जब थीटा कांस्टेंट है, ए की भी वैल्यू भी तो कांस्टेंट होगी। ए कांस्टेंट कब होता है? जब वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग विद टाइम। अब एक और केस है, वो केस क्या है? जब हमारा ये वाला केस, आप इसमें देख रहे हो थीटा इंक्रीज होता जा रहा है, यहाँ पे अलग थीटा, यहाँ पे अलग थीटा, थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। जब थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, दैट मींस एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, इसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे। अब इस ग्राफ में देख लीजिए, थीटा डिक्रीज होता जा रहा है, जब थीटा डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो, तो ये रिटार्डेशन का केस है। दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन। इन केस पूछा जाए ग्राफ में तो ध्यान रख लीजिए, ये वाला ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ में आप क्या समझ रहे हो डियर स्टूडेंट्स, ये समझ लीजिएगा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ सारे हैं। इस ग्राफ में we have positive constant acceleration, right? So we do have the positive acceleration constant, theta constant है, but theta is less than 90 degree, but initial velocity जो है ना, that is negative। theta less than 90 है, क्योंकि ये वाला 90 होता है, यहाँ होता तो theta would have been greater than 90, but initial velocity negative है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब वो एक और ग्राफ है, यहाँ पे थीटा इज, आप इसमें क्या देख रहे हो, जो थीटा है दैट्स पॉजिटिव, जब कांस्टेंट है मतलब कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, पॉजिटिव है, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन दिस केस, बट इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, जस्ट द रिवर्स ऑफ द फर्स्ट वन। यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बट नेगेटिव है। सेम इज द केस हियर, यहाँ पे आप इनिशियल वेलोसिटी को जीरो लोगे, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव कांस्टेंट, और दिस इज आल्सो नेगेटिव कांस्टेंट। थीटा कांस्टेंट है इस केस में भी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है। नाउ हमारे पास कुछ इक्वेशंस होती है काइनेमैटिक्स की। अब इस केस में ना जनरल दो चीजें आपको याद रखनी है। अगर पार्टिकल जीरो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बराबर है। जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू दिस, सिंपल। अब अगर पार्टिकल जो है is moving with a constant acceleration, it's getting accelerated. If it is getting accelerated, that means it has final velocity, initial velocity. Then we use these equations. ये equations हमने already पढ़े हुए हैं, और आप इन equations को एक बार देख लीजिएगा। Now moving ahead, अगर हमारे पास motion of the body under gravity है, जैसे free fall के केस में, फर्स्ट केस है, अगर आपने बॉडी को ड्रॉप किया हुआ है, लेट्स से फ्रॉम द सर्टेन हाइट, जब आपने सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया, u इनिशियली वाज 0, तो उस केस में जो टाइम होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू, इट शुड बी रूट 2h ओवर g, ध्यान रख लीजिएगा, इट इज 2h ओवर g, दैट इज इक्वल टू v ओवर g, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, v ये वाली वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे, v आप 2gh से भी निकालते हो। अब जब बॉडी डाउनवर्ड फॉल कर रही है, वी टेक एक्सेलरेशन एज पॉजिटिव, पॉजिटिव टाइम्स g ही ले लेते हैं, दैट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस केस में v किसके बराबर होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन को मैंने g मान लिया, v ओवर t, v किसके बराबर आ जाएगा, g मल्टीप्लाइड बाई t, ये हमने ऑलरेडी लिया हुआ है। और इस केस में आप h को डायरेक्टली हाफ gt स्क्वायर से भी लिख सकते हो, और v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तभी ये वाली इक्वेशन आ जाती है। नाउ मूविंग अहेड, h तो हमने देख लिया, इसका मतलब h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अगर आप ये देखोगे टाइम t, फिर 2t, फिर 3t, जो हाइट है ना, इट विल बी इन द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द इंटीजर्स। अगर आपको यही पूछा जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड, यू विल यूज दिस इक्वेशन। सो अगर डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस इज ऑड इंटीजर्स, जो हाइट है आफ्टर n सेकेंड की बात कर रहा हूं मैं, अगर यहाँ पे t टाइम सेकेंड की बात है तो वी विल यूज दैट इज द ऑड इंटीजर। अब अगर आपने कोई बॉडी प्रोजेक्ट की वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊपर से आपने नीचे फेंक दी, इस केस में अक्सर क्वेश्चंस
बनते हैं, ठीक है। वर्टिकली आपने डाउनवर्ड किया विद सम, अगर इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है तो वी विल यूज दिस, और इट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, तो आप इस केस में क्या लोगे, g को नेगेटिव ले लोगे, a विल बी माइनस जी, v इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा क्योंकि इट्स गेटिंग गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, h इक्वल टू s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट इट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, वी विल टेक h दैट इन दैट केस माइनस जी टी स्क्वायर, एंड वी विल यूज प्लस को माइनस बनाना है, सिंपल केस। मैक्सिमम हाइट पे जब बॉडी पहुंच जाएगी तब तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जीरो तभी तो होगी, वरना अदरवाइज द बॉडी वुड हैव गॉन फर्दर अप। जब वेलोसिटी जीरो होगी फिर ही ये बॉडी फॉल करेगी, उस केस में जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज जी टी, तो उस केस में आप देखोगे u इज नथिंग बट r2g। तो ये सारे इक्वेशंस आप एक बार डियर स्टूडेंट्स याद करके जाइएगा, इन ग्राफ्स को देख लीजिएगा, most probably you will get some questions or numericals from all these slides. Thank you and all the very best.